हेलो बच्चों, वेलकम बैक। डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये देखा था कि किस तरीके से होमोजेनस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके, जहाँ v भी खुद एक वेरिएबल है, और फिर हम प्रोसीड करते थे उसको सॉल्व करने के लिए। कई इक्वेशंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो जिस फॉर्म में उन्हें दिया हुआ होता है उस फॉर्म में डायरेक्टली देख के तो ये नहीं लगता कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन कई बार हम क्या कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, कुछ ट्वीकिंग करके हम उसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कुछ ऐसे इक्वेशंस की जिनको हम होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस reducible to homogeneous equations या homogeneous differential equations। homogeneous differential equations है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कि ये इक्वेशन दिखते कैसे हैं। तो देखने में ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए, लास्ट टाइम हम जब डेफिनेशन ही देख रहे थे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने ये बात करी थी कि आपके पास कभी भी इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तो आपके पास ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है या पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो दोनों क्या होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए और सेम डिग्री के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो न्यूमरेटर है ये खुद ही होमोजेनस नहीं है, ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर भी हमारा होमोजेनस नहीं है। तो इस केस में ये डायरेक्टली हमें होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें दो टाइप यूजुअली हम बात करते हैं। टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यानी कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो इसको होमोजेनस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक नया वेरिएबल t अज्यूम करेंगे और t के बदले में हम a1x प्लस b1y सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ये खुद क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर दिस सब्सटीट्यूशन। भाई ऐसे कैसे भरोसा कर ले, एग्जाम्पल तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो लेट अस से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2x प्लस 4y एंड लेट अस से प्लस 3, ठीक है, ये सवाल है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा जो कंडीशन हमने बात करी थी वो कंडीशन यहाँ पे वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 4 है। तो क्लियरली ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी हमारा टाइप 1 का जो कंडीशन है वो यहाँ वैलिड है, ठीक है। तो अब अगर कंडीशन वैलिड हो गया तो हमने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लो, लेट एक नया वेरिएबल t ले लेते हैं और t के बदले में हम डाल देते हैं x प्लस 2y। आप चाहें तो 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y हमने अज्यूम कर लिया।
तो यहाँ से अगर आप dt अपॉन डी एक्स निकालिएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ dy अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ dt अपॉन डी एक्स माइनस 1, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं कि यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको भी t के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अगर हम t के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3, है ना। तो ये हमारे पास t और x के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 2t प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 3 एंड प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 4t प्लस 5 अपॉन 2t प्लस 3, है ना। अब देखिए ये तो बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप LHS में देखिए तो dt अपॉन डी एक्स है और RHS में पूरी तरीके से टर्म t के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन 4t प्लस 5 dt इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। और अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ इंटीग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहाँ तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है। तो एक काम करिए, इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4t प्लस 6 बन जाएगा। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और एक 4t प्लस 5 को अलग कर देते हैं और ये 1 अपॉन 4t प्लस 5 बन जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई x प्लस सी। आप चाहें तो ये वाला जो 2 है इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा t प्लस 1/4 टाइम्स ln मॉड ऑफ 4t प्लस 5, है ना। एंड इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 2x प्लस 2c। लिखने का कोई मतलब नहीं है तो हम c में ही खुश हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। आप 2c लिखिएगा तो उसको मैं एक कांस्टेंट c के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमें t की वैल्यू वापस से बैक सब्सटीट्यूट भी करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ वापस से पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 2y एंड प्लस 1/4 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 8y एंड प्लस 5, है ना। ये बात समझ में आई। और इज इक्वल टू 2x प्लस सी। आप चाहें तो 2x वाले टर्म को लेफ्ट में लाके आप इस x के बदले में माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है वो तो बस टर्म्स को इधर उधर करने की बात हो गई। कैलकुलेशन आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया कि अगर आपके पास x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर है तो फिर हम लोग वहाँ पे होमोजेनस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें होगी नहीं, हम उसको वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात टाइप 1 की। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 2 में क्या होने वाला है। तो टाइप 2 में हमारे पास जो कंडीशन हमने ऊपर लिखा था वो अगर वैलिड नहीं हो, यानी इन दिस केस हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली ये दिखता जाए कि जो जो स्टेप्स की बात मैं कर रहा हूं उसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है,
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, लेट अस से हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एन प्लस 1 क्वेश्चन डिवाइडेड बाई 6x माइनस 5y एन प्लस 4। ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो जो जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इसको क्या करते जाना है, इसी पे अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो बेसिकली इस इक्वेशन को होमोजेनस नहीं होने दे रही है। तो वो ये जो कांस्टेंट टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दीज कांस्टेंट्स हमारा इक्वेशन क्या नहीं हो रहा है, होमोजेनस नहीं हो रहा है। अगर हम किसी तरीके से ये कांस्टेंट्स हटा पाएं तो फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल x के बदले में कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y के बदले में कैपिटल Y प्लस के। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर बनेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 कैपिटल X प्लस 2h बनेगा, h को मैं बाद में लिखूंगा, माइनस कैपिटल Y प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2h माइनस k प्लस 1। ठीक है, और सिमिलरली डिनोमिनेटर वाला जो टर्म बनेगा आपके पास 6h माइनस 5y प्लस 6h माइनस 5k एन प्लस 4। ठीक है, अब करना क्या है आपको ऐसे h और k की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए जो कांस्टेंट टर्म हमारा बन रहा था। देखो परेशानी हमें किससे है, परेशानी हमें कांस्टेंट टर्म से है। अगर ये टर्म और ये टर्म हमारे पास नहीं होता तो ये इक्वेशन आराम से होमोजेनस में कन्वर्ट हो जाता। तो हम ऐसे h और k की वैल्यूज निकाल लेंगे जिसके लिए ये टर्म और ये टर्म जीरो हो रहा है ना। तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड। तो यहाँ पे स्टेप आपका ये हो जाएगा कि find values of h and k for which आपके पास जो एक्सप्रेशन है 2h माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड साइमल्टेनियसली 6h माइनस 5k प्लस 4 ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब मेहनत हमें किस में करनी है, मेहनत हमें h और k की वैल्यूज़ निकालने में करनी है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम करते हैं ज़्यादा। अब इसमें बहुत ज़्यादा नए तरीके वगैरह हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम सीधे कैंसिलेशन मेथड से h और k की वैल्यू निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्लियरली 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 करोगे आप तो h कैंसिल हो जाएगा। तो h कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा माइनस 5k एन प्लस 3k हो जाएगा, है ना, एन प्लस 4 एन माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 6h कैंसिल, ये माइनस 5k एंड माइनस ऑफ माइनस 3k होगा तो प्लस 3k हो गया, एंड 4 माइनस 3, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो k की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। k की वैल्यू आ गई तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास h की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो h की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक है, k और h अब हमें क्या मिल चुके हैं, 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। तो यानी कहने का मतलब ये टर्म 0 हो गया अब हमारे पास इन वैल्यूज ऑफ h एंड k के लिए, और ये वाला टर्म 0 हो गया। तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा, ठीक है, हमें स्मॉल dy अपॉन dx था, तो y के बदले में हमने क्या कर लिया था, कैपिटल y प्लस एच, तो ये बन जाएगा d ऑफ कैपिटल y प्लस k अपॉन d ऑफ कैपिटल x प्लस एच, विच इज नथिंग बट d ऑफ कैपिटल y
अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स, है ना, क्योंकि बाकी साथ में तो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 0 हो जाएगा। और इधर आपका इक्वेशन बन चुका है, इधर इक्वेशन बन चुका है ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स माइनस 5y, है ना, सॉरी ये कैपिटल Y होगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गया, ये क्या हो गया, होमोजेनस इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के ऊपर काम कर सकते हैं। तो होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा v प्लस कैपिटल X डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y के बदले में वी एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2x माइनस वी एक्स अपॉन 6x माइनस 5vx। x कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो ये बन जाएगा 2 माइनस वी अपॉन 6 माइनस 5v, है ना। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, v को उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x dv अपॉन dx, ये हमारे पास बन गया 2 माइनस वी अपॉन 6 माइनस 5v एंड माइनस v, ठीक है। सिंप्लीफाई करो आप, ये बन जाएगा 2 माइनस वी माइनस 6v प्लस 5v स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 5v, है ना। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गया 5v स्क्वायर माइनस 7v एंड प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 माइनस 5v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 5v अपॉन 5v स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 5v स्क्वायर माइनस 7v एन प्लस 2 इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं अलग से। 5v स्क्वायर माइनस 7v एन प्लस 2 को फैक्टराइज करने के लिए 5v स्क्वायर माइनस 5v माइनस 2v एन प्लस 2 कर लेते हैं तो यहाँ से 5v कॉमन, यहाँ से माइनस 2 कॉमन और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास v माइनस 1, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया है हमारा 5v माइनस 2 इंटू v माइनस 1 में, यहाँ बनेगा dv, ठीक है, इंटीग्रेट एंड यहाँ पे हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, ठीक है। तो देखिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एक मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 5v माइनस 2 लिखता हूँ और यहाँ पे v माइनस 1। अगर आपको याद हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखा था। जब इसके ऊपर का न्यूमरेटर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ इसको 0 करके v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 2/5 आएगी। तो इस वाले टर्म को छुपा के v के बदले में 2/5 डाल देंगे, है ना। तो यानी हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 6 माइनस 2/5 इंटू 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2/5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 3/5, ठीक है। ये इसका न्यूमरेटर हो गया। इसका न्यूमरेटर निकालने के लिए v माइनस 1 के ऊपर जो न्यूमरेटर निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म ढक देंगे और पूरे एक्सप्रेशन में v इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो 6 माइनस 5 इज 1 डिवाइडेड बाई 5v माइनस 2 इज 3, यानी 5 माइनस 2 हो जाएगा तो 3, ये प्लस हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ये बन गया इधर dx अपॉन x। अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास बन गया 4 अपॉन माइनस 3/5 यानी माइनस 20 अपॉन 3, है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/5 ln मॉड ऑफ 5v माइनस 2, है ना, प्लस
यहाँ से ये 1/3 आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln mod ऑफ v माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ln mod ऑफ x एंड प्लस, सिंस सारे टर्म्स लॉग में हैं तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, ln c लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4, सारे लॉग वाले टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा v माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन 5v माइनस 2 यहाँ पे टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से बन जाएगा cx। अब हमें क्या करना है, v और x की बदले में वापस से टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास, याद करिए, v के बदले में हो जाएगा कैपिटल Y अपॉन x, और कैपिटल Y हमारा क्या था, तो याद करिए स्मॉल y को हमने कैपिटल Y प्लस k लिया था और k की वैल्यू हाफ आई थी, है ना। तो स्मॉल y की जो वैल्यू थी कैपिटल Y प्लस हाफ थी, है ना। तो यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो स्मॉल y माइनस हाफ, है ना, अपॉन x, स्मॉल x आपके पास कैपिटल X प्लस 1/4 था, तो कैपिटल X आपका स्मॉल x माइनस 1/4 बन गया, है ना। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आपको v के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये पता चल गया। स्मॉल x, कैपिटल X के बदले में, कैपिटल X के बदले में स्मॉल x माइनस 1/4 सब्स्टिट्यूट करना था, ये पता चल गया। तो यहाँ जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर के टर्म्स में dy/dx एक्सप्रेस्ड है तो हम उसको होमोजेनस किस तरीके से बनाएंगे। याद रखिए एक केस ऐसा होता है जहां होमोजेनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। कब? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पे आपको होमोजेनस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो फिर आपको वहाँ पे होमोजेनस बनाना पड़ेगा अपने इक्वेशन को। किस तरीके से, प्रोसेस हमने देखा। आप इस पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स करके और इस मेथड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आपसे होने के 100% चांसेस बन जाएं। यूजुअली सिंस ये मेथड बहुत लेंदी जाता है तो एग्जामिनेशन में ये सवाल जेई अवॉइड करता है पूछना। जेई क्या पूछता है, कई बार ऐसे एग्जामिनेशंस में देखा गया है, जेई के एग्जामिनेशंस में जो एक्चुअली वो पूछा वो सिर्फ यहाँ पे जो हमने h और k की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पे जो हमने h और k की वैल्यू निकाली है, सिर्फ ये चीज़ वो पूछ लेता है। कैसे पूछता है कि आपके पास ये इक्वेशन दे दिया dy/dx, और अब वो पूछता है कि if small x is substituted by capital X plus k h and small y is substituted by capital Y plus k, then what will be the value of h and k for which this equation becomes homogeneous। एक या तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है पूछने का कि what should be the substitution in place of small x and small y such that this equation becomes homogeneous। तो इस तरीके से कई बार एग्जामिनेशंस में जेई पूछ चुका है, ठीक है। तो यूजुअली आपको ये पूरा मेथड पता होना चाहिए, बट आपको h और k की वैल्यू तो निकालनी फॉर श्योर आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला एक और कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप your spirits high and subscribe to this channel for future videos to come. Thank you.